कर देंगे 4.3 से स्टार्ट करके 4.8 तक कंप्लीट कर लेंगे। और ये एनवायरनमेंट का पार्ट 2 है, इससे पहले ये पार्ट 1 आ चुका है। फेब से लेके अप्रैल तक की PT 365 है, ये आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट के नाम से। तो इसमें जो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे 4.3 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला आपका बायोडाइवर्सिटी में IUCN ग्रीन लिस्ट है आपकी प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज़ की। 2021 में 10 प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इटली में वो IUCN की ग्रीन लिस्ट प्रोटेक्टेड और कंजर्व्ड एरियाज़ में आए हैं। IUCN की ग्रीन लिस्ट जो प्रोटेक्टेड और कंजर्व्ड एरिया है, ये क्या है, ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो बेस्ट प्रैक्टिस है एरिया बेस्ड कंजर्वेशन का। ये बेसिक प्रोग्राम जो है सर्टिफिकेशन देता है प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन चीज़ों का या कंजर्व एरियाज़ का। जैसे में नेशनल पार्क आते हैं, नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आती है, कंजर्व्ड एरियाज़ आते हैं, नेचुरल रिसोर्स आते हैं, और बड़े सारे इफेक्टिवली चीज़ जो गवर्न करते हैं कैसे करते हैं। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स का ये है कि ये ग्लोबल बेंचमार्क है जो बेसिकली एसेस करता है कि एरिया प्रोटेक्टेड है या कंजर्व्ड है। ठीक है, इसका एम जो है इंक्रीज़ करता है नंबर ऑफ नेशनल एरिया जो डिलीवर करते हैं लॉन्ग लास्टिंग कंजर्वेशन रिजल्ट। साइट्स जो है इसमें एडमिट करती है IUCN ग्रीन लिस्ट का, जो अपने आप को अलग करती है थ्रू एग्जाम्पलरी मैनेजमेंट, फेयर गवर्नेंस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। प्रेजेंटली 59 साइट्स है, जिसमें 16 कंट्रीज़ ने लिस्ट करा है इसको। इंडिया में कोई लिस्ट नहीं है करंटली इसमें। ठीक है, ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। IUCN ग्रीन लिस्ट स्टैंडर्ड जो है ये 4 कंपोनेंट में ऑर्गेनाइज है जो सक्सेसफुली नेचर कंजर्व करती है प्रोटेक्टेड और कंजर्व एरियाज़ में, जिसमें गुड गवर्नेंस, साउंड डिज़ाइन, प्लानिंग, इफेक्टिव मैनेजमेंट जैसी चीज़ आती है। इन सबको जोड़ते तो ये एरिया जो ये सपोर्ट करते हैं कंपोनेंट सक्सेसफुल कंजर्वेशन आउटकम्स पे, जो टेस्ट कर रहे हैं सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ एन एरियाज गोल और ऑब्जेक्टिव। अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स जो है या साइट टैग जो है, इसमें अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है गुड़गांव में, जो कि डिक्लेयर हुआ था इंडिया का फर्स्ट OECM साइट। और ये आपका बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है ये अरावली रेंज में है, जो कि माइनिंग साइट है और ये वेस्टेड है, स्कार्स है आफ्टर माइंडलेस क्वायरिंग, रिहेबिलिटेट हुआ था बाद में। ये OECM टैग जो है ये बेसिकली यहाँ पे बड़े सारे एरियाज़ है जिसमें बायोडाइवर्सिटी रिच है, और आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, सैंचुरीज होगी, फॉर इफेक्टिव इन साइटू कंजर्वेशन IUCN के द्वारा ये इशू होती है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री असेसमेंट 2006-7 और 2017-18। तो नेशनल वेटलैंड डेकेडल चेंज एटलस जो है उसने एक टाइटल निकाला है नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री असेसमेंट, ये 26, 27 और 2017 और 18 जो रिलीज़ हुई थी रिसेंटली। बेसिकली बताता है ये असेसमेंट कि उनने प्रिपेयर करा था, पहले किसने प्रिपेयर करा था, स्पेस अलायंस एप्लीकेशन सेंटर्स ने करा था SAC, जो कि इसरो का है, और बेसिकली हाईलाइट करता है चेंजेस जो वेटलैंड में आए हैं अक्रॉस द कंट्री। ओरिजिनल एटलस जो रिलीज़ हुआ था 2011 में, बड़ी सारी एक्सटेंसिव रिसर्च हुई थी जो स्टेट गवर्नमेंट ने देखी थी। हाईलाइट क्या है, नेशनल लेवल पे जो वेटलैंड का एरिया एस्टिमेट करा रहा है 15.98 MHA है, जो कि अराउंड है 4.86% कंट्री का टोटल जोग्राफिकल एरिया। इस वेटलैंड में 1/3 जो है इसका टोटल वेटलैंड एरिया है जो रिवर कवर करती है 35.2% है। अनदर 43% वेटलैंड जो कवर कर रही है कंबाइनिंग रिसोर्सेज। मेजॉरिटी जो इंक्रीज़ आई है वेटलैंड में एरिया में वो लास्ट डिकेड में हुई थी, जो कि इनलैंड मैनमेड में पाई गई है 81.5%, और कोस्टल आर्टिफिशियल में पाई जाती है। इसके अलावा डिक्रीज़ आया कोस्टल नेचुरल वेटलैंड में, जो बेसिकली कन्वर्ट करता है कोस्टल मैनमेड कैटेगरीज में। इंक्रीज़ कर रहा है मैनग्रोव्स एरिया और कोरल रिलीफ को भी। फिर आपका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोजेक्ट भी है, जो बेसिकली GEF ने फंड करा था। एलोकेशन जो है 31.13 करोड़ की है ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। प्रोजेक्ट कवर करता है 3 वेटलैंड्स को। शस्तम कोटा लेक है आपका केरला में, हरिकी लेक है पंजाब में, कबारतला है बिहार में। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज़ जो है आपका ये ट्रस्ट फंड जो है इस्टेब्लिश हुआ था ईव ऑफ 1992 रियो अर्थ समिट। GEF जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, कंट्रीज़ जिसमें इकोनॉमिक ट्रांजिशन है, जो ऑब्जेक्टिव मीट करती है इंटरनेशनली इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और एग्रीमेंट का।
वर्ल्ड बैंक सर्व करता है GEF ट्रस्टी, एडमिनिस्टर करता है GEF ट्रस्ट फंड, कंट्रीब्यूट कौन करता है, डोनर करते हैं। चिल्का लेक की बात करें जो उड़ीसा में है, यहाँ पे जो इरावदी डॉल्फिन है उनकी जो संख्या है कम हुई है। चिल्का लेक जो है ईस्ट कोस्ट में पाई जाती है उड़ीसा के, लार्जेस्ट एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है और सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून है वर्ल्ड में। ये रामसर साइट भी है 1971 वाला। इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज जो न्यूज़ में रहा है वो है परियर टाइगर रिजर्व केरला में। इसमें एक एयर स्ट्रिप देखी गई है केरला की हाई डिस्ट्रिक्ट इडुक्की में, जो कि इफेक्ट करती है वाइल्ड लाइफ को और इकोलॉजिकल चीज़ें पेरियर टाइगर रिजर्व को। लोकेशन की बात करूँ तो कार्डोमन हिल्स है, पंदलम हिल्स है साउदर्न वेस्टर्न घाट्स के। रिवर्स की बात करूँ तो मलैयर, पेरियर, अम्बा, अजूता रिवर है। हाईएस्ट पीक है कोटामाला। फॉरेस्ट की बात करूँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है आपका वो है मोलिंग नेशनल पार्क। ये अरुणाचल प्रदेश में। मोलिंग नेशनल पार्क जो है अपर साइंग डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश का। आदि हिल्स है ईस्टर्न हिमालयस का, जिसमें साइंग रिवर वैली भी है। ईस्टर्न पार्ट है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का, 1986 में क्रिएट हुआ था। मोलिंग का मतलब है पीक मोलिंग। फॉरेस्ट की बात करूँ तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जिसकी टेंडेंसी है कि वो वेट सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव को देखे, टेम्परेट फॉरेस्ट को देखे, अपर रीचेस को देखे। फौना की बात करें तो रेड पांडास, डियर्स, ऑकलिक है। क्लाइमेट की बात करूँ तो एक्सट्रीमली ह्यूमिड है, इसमें हाई रेनफॉल भी है और डिफाइंड नहीं है एज अ ड्राई सीजन। केलोदिया नेशनल पार्क की बात करें तो ये राजस्थान में अफ्रीका का बोमा टेक्निक अडॉप्ट करता है, ट्रांसलोकेट करता है डियर को केलोदियाओ। टेक्निक इन्वॉल्व करती है ल्यूरिंग ऑफ एनिमल्स इनक्लोज में, उनको चेस करती है थ्रू फनल लाइक फेंसिंग। ये यूटिलाइज करते हैं, कैप्चर करते हैं वाइल्ड एनिमल्स को ट्रेनिंग के लिए और सर्विस के लिए। KNB को जाना जाता है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जो कि लोकेटेड है भरतपुर राजस्थान में। ये रिकग्नाइज एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा। डेजिग्नेट जो वर्ल्ड वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है रामसर कन्वेंशन के अंडर आता है 1981 का। ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड है रेयर और एक्सक्लूसिव स्पॉट साइबेरियन क्रेन के लिए। नेक्स्ट है आपका चांगथंग एंड काकोरम सेंचुरी लद्दाख में, जो है बेसिकली आइडेंटिफाई करता है प्रॉपर मैपिंग बाउंड्री आइडेंटिफिकेशन चांगथंग का और काकोरम सेंचुरीज का, जो इंडियो चाइना बॉर्डर के पास लगता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये पूछा है कि मैप को आइडेंटिफाई करे और यहाँ पे जो हाई कंजर्वेशन वैल्यू है वो भी आइडेंटिफाई करे, जिससे क्या होता है वो रैशनलाइज करते हैं, बाउंड्रीज को डिटेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को भी। फिर आपका चांगथंग जो है WLS जो है आपका, ये लोकेटेड है लद्दाखी चांगथंग प्लेटू में, जो कि लेह में है, मतलब लद्दाख में है। डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर। लेक की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड है, ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाटर लेक्स है यहाँ पे, जिसका नाम है सो मुरिरी, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ये हाईएस्ट लेक है अर्थ में, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है सो मुरिरी। फिर पैंगोंग सो है और सो कार है, ठीक है। फौना की बात करें तो कियांग है या तिब्बतन वाइल्ड एज है, जिसमें आपके इसके साथ है आपका डार्क नेक क्रेन भी है। कोरजोक विलेज है, जो कि माना जाता है हाईएस्ट विलेज है वर्ल्ड का, एल्टीट्यूड के हिसाब से बात कर रहे हैं। काकोरम WLS या नुब्रा शोक की बात करें तो ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड है ईस्टर्न मोस्ट रीचेस ऑफ काकोरम रेंज का, जो लेह डिस्ट्रिक्ट में है। फौना की बात करें तो अडोब, चीरू और तिब्बतन एंटलोप है, टिबेटन गैजल है और हिमालयन इबिक्स है, शैबो है, बुरुल है, वाइल्ड याक है, स्नो लेपर्ड है। बाउंडेड नॉर्थ साउथ है आपका चाइना और पाकिस्तान। काकोरम रेंज जो है लाई करता है नॉर्थ में। फॉला और फौना की बात कर लेते हैं जो न्यूज़ में रहे। तो पहला है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड जो है उसके कंजर्वेटिव जिसका नाम है चारू दत्त मिश्रा, उनने एक अवार्ड जीता है जिसका नाम है विटले गोल्ड अवार्ड, जो उनने एफर्ट्स लगाए हैं इसको कंजर्व करने के लिए, स्नो लेपर्ड को। इसका साइंटिफिक नेम है पथेरा यूनिकिया, जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसका। इसको गोस्ट ऑफ माउंटेन बोला जाता है और ये लार्जेस्ट कैट स्पीशीज़ है टाइगर की, पैंथेरा टाइगरिस।
हैबिटेट की बात करें तो कोल्ड एरिड बैरन माउंटेन्स में पाए जाते हैं। माउंटेनियस रेंज लैंड होती है। एलिवेशन जो होती है इसकी 3000 से 5000 मीटर्स की रहती है। हिमालयन और तिब्बतन प्लेटो में पाए जाते हैं। एज वेल एस ये अतलिया माउंटेन में पाए जाते हैं जो रशिया और मंगोलिया में भी है, जिसका एल्टीट्यूड 5000 मीटर्स का रहता है। 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज़ हैं, जिसमें अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान रिपब्लिक, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इसकी स्नो लेपर्ड की। जो मेन प्रे है स्नो लेपर्ड के वो है साइबेरियन आइबेक्स गोट, हिमालयन तेर और अर्गीली शीप है, ब्लू शीप भी है और मरमोथ्स भी है। स्नो लेपर्ड्स स्मॉलर होते हैं कॉमन लेपर्ड से, बट ये कैमोफ्लेज कर लेते हैं आराम से और इनके सारे ये बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर ये रोड नहीं कर सकते क्योंकि इनके थ्रॉट में कुछ दिक्कत होती है। स्पॉट्स जो है जैसे रोसेट्स, इनके ये यूनिक फीचर है जो इनके दाग होते हैं। और बात करते थे IUCN स्टेटस की, तो ये वनरेबल की कैटेगरी में आते हैं। साइट्स की अपेंडिक्स 1 में भी है, WPA 1971 में शेड्यूल 1 में है। 22 स्पीशीज़ कवर होती है इसके अंडर, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया का पहला फर्स्ट साइंटिफिक पॉपुलेशन जो एस्टिमेट करते हैं इंडिया के पेनिनसुला वुल्व्स को, ठीक है। इनने रिवील करा है कि 3100 मेंबर्स हैं इस वुल्फ के, इंडियन वुल्फ्स के, जो स्पीशीज़ लेफ्ट है इंडिया में। ये एक सब स्पीशीज़ है ग्रे वुल्फ की। कॉमन लार्ज कार्निवोरस एनिमल है जो शर्ब ग्रासलैंड और एंडग्रो पैस्टोरल रीजन में पाए जाते हैं। हाईएस्ट कंसंट्रेशन मध्य प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में, फिर गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में। थ्रेट क्या है? हंटिंग, इंक्रोचमेंट, लैंड कंजर्वेशन और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो है ही। IUCN लीस्ट कंसर्न है, शेड्यूल 1 में आते हैं, WPA के अंडर, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी आते हैं। गोल्डन लकूर एक रिसेंट स्टडी हुई थी साइंटिस्ट के द्वारा, जो बताते हैं कि डिक्लाइन आ रहा है हैबिटेट ऑफ गोल्डन लंगूर। ये बेसिकली आराम से पाए जाते हैं। इनका कलर जो होता है अलग होता है, ठीक है, और ये ट्रांस बाउंड्री रीजन में होते हैं भूटान और इंडिया के। हैबिटेट रिस्ट्रिक्टेड होता है आपके भूटान में होता है, जैसे नॉर्थ में, मानस रिवर मतलब ईस्ट, संकोच रिवर आपका वेस्ट, और ब्रह्मपुत्र मतलब साउथ में। थ्रेड क्या है? इलेक्ट्रोकेशन मतलब कि तार वार में अटक जाते होंगे तो फिर मौत हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन क्योंकि पेड़ों पर चढ़ते हैं। हैबिटेट लॉस। कंजर्वेशन में ये बात करें तो ये प्रोटेक्टेड है भूटान फॉरेस्ट नेचर कंजर्वेशन एक्ट 1995 के हिसाब से। IUCN में इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में आते हैं, साइट्स में आते हैं। फिर आपके आते हैं वाइट चीक्ड मकाओ। साइंटिस्ट जो JSI के है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, उन्होंने बेसिकली रिकॉर्ड करा है प्रेजेंस ऑफ वाइट चीक्ड मकाओ का, जो कि सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश से है इंडिया में। ये स्पीशीज़ डिस्कवर हुई थी 2015 में चाइना में। एग्जिस्टिंग जो है अननोन नहीं थी इंडिया में इससे पहले। इनके एक डिस्टिंक्ट वाइट चीक्स है जो कि लॉन्ग और थिक हेयर ऑन है नेक पे, लॉन्गर टेल है देन अदर मकाओ स्पीशीज़। लास्ट मैम्बल जो डिस्कवर हुआ था साउथ ईस्ट एशिया में हुआ था। दोनों अरुणाचल मकाओ और वाइट चीक मकाओ जो है एग्जिस्ट करते हैं सेम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में ईस्टर्न हिमालय की। ये इंक्लूड नहीं होते वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर। इनका कंजर्वेशन अभी तक डिटरमाइन नहीं हुआ है। फिर आपके डोंकी आते हैं, हलारी डोंकी जो भी है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने इसको एक रोड मैप दिया है कंजर्वेशन हरारी ब्रीड का, जो डोंकी की है। ये ब्रीड पाई जाती है सौराष्ट्रन रीजन ऑफ गुजरात में, थ्रेटन स्टेट में अभी है, और कंजर्वेशन चाहिए इनको। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो रही है। 2015 में 1200 थे और अब के टाइम पे आपका 439 है 2021-22 में। दिक्कत क्या है यहाँ पे? चैलेंजेस क्या है कंजर्वेशन में? अनेबिलिटी है हलारी डोंकी मेल की जो ब्रीड करे, डिसइन्वेंस क्या कहते हैं यार, कंजर्वेशन में है अनेबिलिटी है हर मेल ब्रीडिंग की। दूसरा डिसइंसेंटिव है रेयरर्स को कि उनके पास कोई एवेन्यू नहीं है स्ट्रीमिंग करने के लिए इन लाइवलीहुड्स को, डंकी मिल्क नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है ढोल्स के बारे में। रिसर्चर ने स्पॉट करा ढोल्स 30 सालों के बाद किर्गिस्तान में।
ढोल्स एक हाईली सोशल एनिमल है जिसको एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स भी बोला जाता है और ये सेंट्रल और साउथ ईस्टर्न एरिया में पाए जाते हैं। इंडिया हाईएस्ट नंबर ऑफ ढोल्स सस्टेन करता है और ये वाइडली वेस्टर्न घाट्स, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है। ह्यूमन डोमिनेंस और हैबिटेट लॉस और डिक्लाइनिंग प्रे बेस जो है इसका थ्रेट है। कंजर्वेशन के नाम पे ये इंडेंजर्ड है IUCN के स्टेटस पे। फिर आपका कोला है। आपका ये कोला जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा है कोला को इंडेंजर्ड और उनके जगह पे जो है आपका क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, जिसको ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटोरी भी बोला जाता है। कोला साइंटिफिक नेम है आपका फास्कुलोकोटस सिनेरेसिस, जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसका। रीजन क्या है इसका, ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। हैबिटेट बेसिकली ये ट्री के ऊपर रहते हैं, मतलब ट्री ऊपर वाले जो हाई अप होते हैं वहाँ पे रहते हैं। इकुलिप्टस ट्री पे रहते हैं और ये बेसिकली नेटिव है बुशलैंड और फॉरेस्ट के। डाइट क्या है यहाँ पे, ये एक मतलब किलो में खाते हैं लीव्स को, इकुलोटप्स। थ्रेट के यहाँ पे हैबिटेट लॉस है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ भी है क्लामिडिया और यहाँ पे बुश फायर्स भी आती हैं। नेक्स्ट है आपका पर्पल फ्रॉग या बिग नोज फ्रॉग, जो आप देख सकते हो इमेज। इसका साइंटिफिक नेम बहुत बड़ा है, नास्की बत्तरा चुसाहुद्रेनेसिस, ठीक है। ये एंडेमिक है, वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते थे। ये सबसे पहले पाया गया इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, केरला में 2003 में पाया गया था। हैबिटेट क्या है यहाँ पे, लूज डम्प्ड और वेल एरेटेड सॉइल और ये पॉन्ड्स के पास रहते हैं। डिचेस और या स्ट्रीम्स में इंडेंजर्ड की कैटेगरी है। अंडरग्राउंड रहते हैं मोस्ट ऑफ द ईयर एक्सेप्ट 2-3 महीने के लिए, हफ्ते के लिए। मानसून के टाइम पे आते हैं बाहर और मेट करते हैं। इंडेंजर्ड है ऑब्वियसली, लेकिन थ्रेट क्या है यहाँ पे, डिफॉरेस्टेशन फ्रॉम एक्सपैंडिंग कल्टिवेशन, कंजम्पशन, हार्वेस्टिंग बाय लोकल कम्युनिटीज़। अब एक्वाटिक स्पीशीज़ की बात कर लेते हैं जो पानी में होते हैं। तो यहाँ पे है वाकीटा पोर्पोसी। ग्लोबल पॉपुलेशन जो फैमिली की है वो डिक्लाइन हो गई है 98% से लास्ट 2 डेकेड्स में। वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट केटासीन है और मोस्ट इंडेंजर्ड मैराइन मैमल है। इसको पांडा ऑफ द सी बोला जाता है कि इसमें इनके जो ब्लैक सर्कल्स होते हैं अराउंड द आइज, ठीक है, अगर आप आराम से देखो तो। साइंटिफिक नेम इसका फोक्यूनोसाइनस है। इसका हैबिटेट बेसिकली मैक्सिको में पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के पास। IUCN क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। गिलनेट फिशिंग है इनका, टोटोबा। इंडेंजर्ड फिश थ्रेटेंड है बाय इलीगल फिशिंग फॉर इंटरनेशनल मार्केट। सॉ फिश की बात करें, एक्सट्रीमली रेयर और क्रिटिकली इंडेंजर्ड सॉ फिश है जो बेसिकली फिशिंग नेट में पाए मतलब फंस जाती हैं, ठीक है, कर्नाटका में। सॉ फिश लॉन्ग फ्लैटेड हेड एंड बॉडी होती है इनकी। इनका जो आगे का जो होता है बहुत बड़ा होता है और ये बेसिकली शार्क की तरह लगती है अगर आप आगे से देखो तो। इनका जो सॉ होता है लॉन्ग फ्लैट बेड एज होती है, इसमें इनके टीथ भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये बेसिकली शैलो वाटर में पाए जाते हैं, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में। सॉ फिश ओवियोवी फॉरेस्ट फिशेस होती है, मतलब कि ये फर्टिलाइज कर सकती है एग अपने अंदर, ठीक है। इसके अलावा कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN के हिसाब से बात करें तो लार्ज टूथ सॉफिश जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ड्वार्फ जो है सॉफिश इंडेंजर्ड है। ग्रीन सॉफिश क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। स्मॉल टूथ सॉफिश है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। नैरो सॉफिश है इंडेंजर्ड। सी क्यूकम्बर की बात करें तो यहाँ पे सी क्यूकम्बर बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है इनका सीज 2019-2020 में, जिसकी वजह से यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार या पल्क बे है रीजन जो है ग्लोबल हॉटस्पॉट है सी क्यूकम्बर स्मगलिंग का। सी क्यूकम्बर जो है हार्वेस्ट होता है इंडिया में और श्रीलंका में, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है ईस्ट एशिया में, जहाँ पे इनको कंसिडर करा जाता है डेलिकेसी। और ये बेसिकली फ्राइड और ड्राइड भी खाए जाते हैं और ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में यूज़ होता है। इंडिया ने बैन करा है सी क्यूकम्बर फिशिंग में 2001 में। श्रीलंका ने रिस्ट्रिक्ट करा है ट्रेड इस चीज़ में और ये डिस्पैरिटी शो अलाउ करता है इंडियन फिशर्स को कि वो एक्सपोर्ट करते हैं श्रीलंका की लीगलाइज सी क्यूकम्बर को, ठीक है। सी क्यूकम्बर क्या है, एक पार्ट है एनिमल ग्रुप का जिसका नाम है एंकोड्रियम्स, जो बेसिकली रहते हैं सी फ्लोर में। बॉडी शेप जो है क्यूकम्बर जैसा है इनका, इसलिए इनका नाम वैसा भी है।
बट इनके पास स्मॉल टेंटिकल्स हैं, ट्यूब फीट, जो लोकोमोशन और फीडिंग के काम आते हैं। हैबिटेट बेसिकली मरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, शैलो में रहते हैं, डीप सी में रहते हैं। और थ्रेट है क्लाइमेट चेंज, ओशन एसिडिफिकेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इलीगल फिशिंग और वाटर पोल्यूशन। IUCN की बात करें तो बड़ी स्पीशीज़ कम रहती हैं यहाँ पे। ब्राउन सी क्यूकम्बर है जो वर्नेबल एंडेंजर्ड में आते हैं। मोस्ट स्पीशीज़ जो है लीस्ट कंसर्न में आते हैं। नेक्स्ट डॉल्फिन की बात करें तो है रफ टूथ डॉल्फिन। ये बेसिकली रिसर्च टीम थी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की लक्षद्वीप में, जिन्हें रिपोर्ट करा है कि पहली ऐसी लिविंग साइटिंग पाई गई है रफ टूटेड डॉल्फिन की इंडियन वाटर्स में। तो ये बेसिकली ट्रॉपिकल और वार्मर वाटर्स में पाए जाते हैं और बहुत कम जानते हैं लोग इनके बारे में। 8.5 फीट की लंबाई होती है इनकी और ग्रे बॉडी होती है विद वाइट लिप्स और थ्रोट, और यहाँ पे कुछ बैली भी होती है। IUCN का है लीस्ट कंसर्न, साइटिस अपेंडिक्स 2 पे आते हैं। लास्ट है पोला वट्टा। सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आइडेंटिफाई करा है नई स्पीशीज फिश का। कार्नेज वटा स्पीशीज़ जो है इंडियन कोस्ट से आती है। इसको पोला वटा बोलते हैं। फिश बिलोंगिंग टू क्वीन फिश ग्रुप और ये अवेलेबल है अक्रॉस द कोस्ट कंट्री में। 60 स्पीशीज़ जो है कार्नागेट्स की इंडियन ओशन में, इंडियन सी में, जिसमें 4 जो है बिलोंग करती है क्वीन फिश कैटेगरी में। ये इंप्रूव करती है इंडियन मरीन बायोडाइवर्सिटी स्टेटस को भी। नेक्स्ट है इंसेक्ट, रोडेंट्स और एक्सेट्रा। बटरफ्लाई पाल्म किंग की बात करें तो ये रेयर बटरफ्लाई पाल्म किंग जो है साइट पाई गई थी। फर्स्ट साइट है तमिलनाडु में। पाल्म किंग जो है कैरेक्टराइज होती है ब्राउन कलर या डार्क बैंड्स के, और ये डिस्क्राइब करती है रिक्लूसिव, मोस्टली रेस्ट करती है शेड्स में। वुड कलर विंग्स की बात करें तो ये कैमोफ्लेज हो जाते हैं, स्प्रेड करते हैं विंग्स को, और जनरली फीड करते हैं कोकोनट पाम में। प्लांट स्पीशीज़ की बात करें तो सी वुड है यहाँ पे। अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फिशिंग और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग की, इनने पहली बार कंट्री में देखा है कि जो सी वुड पार्क है वो सेटअप हुआ है तमिलनाडु में, जो इम्प्रूव करता है इनकी लाइवलीहुड फिशरमैन की। और ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना के अंडर हुआ है। सी वुड क्या है, प्रिमिटिव मरीन नॉन फ्लोरिंग मरीन एल्गी है, जिसमें रूट नहीं है, स्टेम नहीं है और लीव्स नहीं है, बट ये वाइटल रोल प्ले करते हैं मरीन इकोसिस्टम में। ये बेसिकली पाए जाते हैं इंटरटाइडल रीजन में, साउदर्न गल्फ ऑफ मन्नार में, शैलो और डीप वाटर्स में, और सी के में पाए जाते हैं। एस्चुरीज और बैक वाटर यहाँ पे है। सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे, न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, राइबोफ्लम, थायमीनिया, विटामिन A, B, C, K, और बायो इंडिकेटर की तरह एक्ट करते हैं, बैलेंस कर देते हैं, मिटिगेट करते हैं चैलेंज क्लाइमेट चेंज का, और ये फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं फिश प्रोडक्शन का। बरीड होता है बीच ड्यून्स में और कॉम्बैक्ट करते हैं बीच इरोजन को, और बेसिकली एक इंटीग्रल पार्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सी वुड जो है डिफरेंट होता है सी ग्रास से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे नॉन वर्नाकुलर और प्लांट बेस्ड जैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सी ग्रास जो है आपका एक वैस्कुलर प्लांट है, और यहाँ पे रूट है, स्टेम्स है, लीव्स है। नेक्स्ट की बात करें तो इंडियन अंटार्कटिका बिल जो है 2022 में, यहाँ पे ये टेबल हुआ था इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 लोकसभा में, और ये पहला ऐसा ड्राफ्ट है जो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन देता है अंटार्कटिका को। प्रोविज़न क्या है, एप्लीकेबल है इंडियन फॉरेन पर्सन, वेसल या एयरक्राफ्ट जो इन्वॉल्व करते हैं कोई भी इंडियन एक्सपेडिशन अंटार्कटिका को। इस्टेब्लिश करता है कमेटी जो अंटार्कटिका गवर्नेंस या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे बात करते हैं। ये बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस देखता है, अलॉन्ग विद 10 मेंबर्स होते हैं, 2 एक्सपर्ट होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के। कमेटी का फंक्शन में ये ग्रांट करता है परमिट्स वेरियस एक्टिविटीज़ में, इंप्लीमेंट करता है कंप्लायंस को रेलेवेंट इंटरनेशनल लॉज में, प्रोटेक्शन देता है आपका अंटार्कटिका इन्वायरमेंट को, ऑब्टेन करता है, रिव्यू करता है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को जो ट्रीटी कन्वेंशन प्रोटोकॉल की है, नेगोशिएट करता है फी चार्ज जो अदर पार्टीज़ के होते हैं। इसके अलावा परमिट देता है सिस्टम को। यहाँ पे एक परमिट है कमेटी के द्वारा या रिटन ऑथराइजेशन होती है फ्रॉम अनदर कंट्री अनदर पार्टी टू द प्रोटोकॉल, जो रिक्वायर्ड है वेरियस एक्टिविटीज जैसे एंट्रिंग और स्टेइंग अंटार्कटिका में होते हैं, मिनरल रिसोर्सेज एक्टिविटीज है, ड्रिलिंग होगी, रिडक्शन हो गया नॉन नेटिव एनिमल्स, रिमूव करती है बायोलॉजिकल स्पेसिमिन या कोई भी अदर सैंपल फ्रॉम अंटार्कटिका। एक्टिविटीज़ हार्म हो सकती है यहाँ पे, वेस्ट डिस्पोजल जो अंटार्कटिका ये डिस्चार्ज कर सकता है सी में। प्रोहिबिट एक्टिविटीज़ की बात करें तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है डिस्पोज करता है रेडियो एक्टिव वेस्ट को, इंट्रोडक्शन करता है यहाँ पे नॉन फर्टाइल सॉइल को, इंट्रोडक्शन होता है स्पेसिफाइड सब्सटेंसेस प्रोडक्ट्स को, डिस्चार्ज करता है गार्बेज, प्लास्टिक और बड़े हार्मफुल
चीज़ें जो इन्वायरमेंट पे आती है अंटार्कटिका के द्वारा। डैमेज डिस्ट्रॉय करता है, रिमूव करता है कोई भी हिस्टोरिक चीज़ों को। और पोजीशन है आपके यहाँ पे, कोई भी पोजीशन नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, ऑफर नहीं कर सकता, ट्रेड ट्रांसमिट नहीं कर सकता और वायलेट नहीं कर सकता। ऑफेंस बहुत स्ट्रिंजेंट है, कोई भी चीज़ कंडक्ट नहीं हो सकती, कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंडक्ट नहीं हो सकता। अगर लोग करते भी हैं तो यहाँ पे 20 साल की सज़ा हो जाएगी और 50 करोड़ तक का फ़ाइन होगा। ड्रिल नहीं कर सकते मरीन मिनरल रिसोर्सेज का या कोई भी नॉन नेटिव एनिमल्स का। और यहाँ पे इम्प्रिजमेंट 7 साल की है और फाइन होगा 10 से 50 लाख का। सेशन कोर्ट जो है पनिशेबल ऑफेंस देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा कि 1 या उससे ज़्यादा सेशन जो है कोर्ट है, डेजिग्नेटेड कोर्ट जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो हो उसका होगा अंडर द बिल। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि इंडिया का इंडेवर क्या है अंटार्कटिका में। तो प्रोटोकॉल ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो अंटार्कटिका का ट्रीटी है, मैड्रिड प्रोटोकॉल या इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल जो 1998 में इंडिया में फोर्स में आया था। इंडिया मेंबर है इस काउंसिल ऑफ मैनेजर ऑफ नेशनल अंटार्कटिका प्रोग्राम का, कॉमनैप का, और साइंटिफिक कमेटी ऑफ अंटार्कटिका रिसर्च का, सैक, और कमीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मरीन लिविंग रिसोर्सेज कोर्सेज का, CCAMRL। इंडियन रिसर्च स्टेशन की बात करें तो मैत्री है सिंक्रामचर हिल्स में, भारतीय है आपका लेसरमान हिल्स में जो दक्षिण गंगोत्री है। फर्स्ट इंडियन बेस है वहाँ पे जो स्टैब्लिश हुआ था 1984 में। अंटार्कटिका के ऑपरेशन जो है वो फंड होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से। अंटार्कटिका की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट सब मोस्ट ड्राइएस्ट विंडेस्ट कोल्डेस्ट आइसेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये कंट्री नहीं है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है ना कोई पॉपुलेशन है। इंटायर कॉन्टिनेंट जो है बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिजर्व पे है। माउंट एरोबस और डिसेप्शन आइलैंड जो है यहाँ पे 2 एक्टिव वॉल्केनो है अंटार्कटिका में, ठीक है। तो आप देख सकते हो साउथ पोल में ये सारी चीज़ है अंटार्कटिक ओशन में जो भी। यहाँ पे एक सी भी है, वेडल सी। फोर 3.6 की बात कर लेते हैं। कंजर्वेशन मेजर्स कौन कौन से। पहला है मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जो है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टर्की ने प्लेज करा था कि वो इम्प्लीमेंट करेगा इस 1936 के मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन, जो बेसिकली आपका रिजीम ऑफ स्टेट्स टू लिमिट द, जो बेसिकली लिमिट करता है रशियन वॉरशिप की मूवमेंट्स का बिटवीन मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी। इस कन्वेंशन के हिसाब से टर्की कंट्रोल पावर करता है, उसके पास कंट्रोलिंग पावर है ओवर बॉस्फोरस और दैंतलिस स्ट्रेट्स पे। तो ये एक एसेंशियल एलिमेंट है ब्लैक सी के कॉन्टेक्स्ट पे। बॉस्फोरस और दैंतलिस स्ट्रेट्स जो है इनको टर्किश स्ट्रेट्स भी बोला जाता है या ब्लैक सी स्ट्रेट भी बोला जाता है, जो कनेक्ट करते हैं एगेन सी को और ब्लैक सी को वाया सी ऑफ मरमरा। एक पैसेज है सी, मतलब एक ही पैसेज है जो ब्लैक सी को कनेक्ट करता है, पोर्ट्स को एक्सेस देता है मेडिटेरियन और उससे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर विद इंटेलिजेंस मार्केटिंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियाटिक लायन, सिम्बा। तो सिम्बा जो है ये बेसिकली गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूज़ करता है। सिम्बा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोटो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली डिज़ाइन होता है पैटर्न्स और मार्क को पढ़ने का। ये हैदराबाद में डेवलप हुआ था बाय बेस टेट्रोलिप्स। ये कैसे काम करते हैं, एशियाटिक लॉइन के पास एक यूनिक स्पॉट्स होते हैं, या तो उसके हिसाब से वो स्टडी करता है, पैटर्न्स को देखता है, ठीक है। सिम्बा एक मशीन लर्निंग टेक्निक है जो बेसिकली आइडेंटिफाई करता है इसको बेस्ड ऑन कितना वेरिएबिलिटी आ रहा है, नोटिस करता है चीज़ों को। नेक्स्ट है आपका हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम। नाइसी ट्रैप जो AP का है अरुणाचल प्रदेश का, उन्होंने सेलिब्रेट करा है इसकी सक्सेस को। हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम 2011 में लॉन्च हुआ था। कम्युनिटी बेस्ड हॉर्नबिल कंजर्वेशन प्रोग्राम है जो ऑपरेट होता है पक्का टाइगर रिजर्व के पास। हॉर्नबिल जो है इंडिकेटर्स है हेल्थ ऑफ फॉरेस्ट का, अगर वो ज़्यादा होंगे तो फिर अच्छी बात है। ये सीड डिस्पर्सर भी होते हैं और उनको फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट बुलाया जाता है। इंडिया होम देता है 9 स्पीशीज़ को, जिसमें 4 जो है वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पीड हॉर्नबिल और ग्रेट हॉर्नबिल। नेक्स्ट है मदर नेचर आर लिविंग बीइंग विद लीगल एंटिटी, ठीक है। मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला है कि अगर इन्वोक कर रहे हो पेरेंट्स पत्रिया जुरिडिक्शन जो हाई कोर्ट करता है बिस्टो लीगल एंटिटी स्टेटस जो नेचर को देता है,
डायरेक्ट करता है सेंट्रल स्टेट को कि प्रोटेक्ट करे। इस लैटिन शब्द का मतलब है पेरेंट्स या पत्रिया, जो भी इसको बोलते हैं, पेरेंट ऑफ द नेशन। तो ये अलाउ करता है गार्डनरशिप को, या जो बेसिकली स्टेट है कि उसके पास राइट्स है कि वो प्रोटेक्ट करे। ठीक है। 2017 से पहले यहाँ पे उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने बोला था गंगा और यमुना जो है इनके पास सेम लीगल स्टेटस है एज ह्यूमन बींग्स। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल को प्लस ऑर्डर को ओवर रूल कर दिया था 2018 में। फिर उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर करा था कि एनिमल किंगडम जो है वो लीगल एंटिटीज़ है, एक्वाटिक और एवाइन। 3 सिटी ऑफ वर्ल्ड की बात करें तो ये टैग जो मिला है तो हैदराबाद और मुंबई को दोनों को मिला है। ठीक है। 2021 के 3 सिटी ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन का एक है, यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और अमेरिका की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है आर्बोर डे फाउंडेशन। ये बेसिकली असिस्ट करते हैं इन चीज़ों में। और हेल्थी सस्टेनेबल अर्बन फॉरेस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सिटी वैल्यूएट करती है इस्टेब्लिशमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेट रूल करती है, नो व्हाट यू हैव एलोकेट करती है, रिसोर्सेज एलोकेट करती है अचीवमेंट को। नेक्स्ट है फैमिलियल फॉरेस्ट्री। तो ये बेसिकली होती है केयरिंग फॉर द ट्री जैसे फैमिली मेम्बर्स, सो दैट जो ट्री है वो पार्ट बन जाए फैमिली के कॉन्साइंस के। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 में ही कंफर्म हुआ था फैमिली ऑफ फॉरेस्ट्री राजस्थान के इंडिया में बाय UNCCD कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन 2021 में। ये अवार्ड बेसिकली प्रोवाइड करता है ग्लोबल रिकग्निशन, जो कि काम करता है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात चल रही थी तो इसी बात है सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट की। रिपोर्ट टाइटल जो है सैंड एंड सस्टेनेबिलिटी 10 स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशन है जो अवॉइड करता है क्राइसिस को, जो बेसिकली रिलीज़ कर रहा था यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत। ये एक मिनरल ग्रैनुलर मटेरियल है जो स्टिक नहीं होता जब गीला होता है, और रीमोल्ड होता है जब कॉम्बाइन करता है 50% पार्टिकल्स, और स्मॉलर होता है 4.755 mm के विथ लेस देन 15% ऑफ मटेरियल लेस स्मॉलर देन 75 nm। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सैंड की आपका रॉक क्वायरीज हो गया, टेरेस्ट्रियल सैंड डिस्पोजिट हो गया, रिवाइनाइन चीज़ होगी, बीच सिस्टम हो गया, मराइन इन्वायरमेंट हो गया। उसके बाद ये बेसिकली रिपोर्ट जो है रेज करता है अवेयरनेस को, फिर अर्जर करता है पॉलिसी मेकर्स को कि वो शेप करें, कॉमन गोल्स के बारे में बात करता है। हाईलाइट क्या रिपोर्ट की सैंड और बड़ी सारी चीज़ें जो है सेकंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्स है वर्ल्ड में आफ्टर वाटर। करंट एक्सट्रैक्शन एक्सीड करता है रिप्लेसमेंट रेट्स को जो नेचुरली अकरिंग सैंड है। सैंड मैनेजमेंट इंडिया में कैसा है, सैंड एक माइनर मिनरल है जो बेसिकली MMDR के अंडर है, मिनरल्स एंड माइंस डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957। ये एक्ट एम्पावर करता है स्टेट को कि वो रूल्स बना सकता है, प्रिवेंट कर सकता है इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बेसिकली फॉर्मुलेट करता है सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2016 को, जो फोकस करता है मैनेजमेंट ऑफ सैंड माइनिंग कंट्री में, बट ये फेल करता है कार्ब करने का कि ख़त्म करने का प्रैक्टिस इलीगल और सस्टेनेबल सैंड माइनिंग को। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस निकाली थी जो सैंड माइनिंग को देखती है। ऑल्टरनेटिव सैंड या मैन्युफैक्चर्ड सैंड क्या होता है, ये सैंड होती है बड़ी सारी नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं फ्रॉम अदर नेचुरल रिसोर्सेज जो प्रोसेस होती है मटेरियल जिसमें थर्मल या प्रोसेस को यूज़ करते हैं, सेपरेशन, वॉशिंग, क्रशिंग, स्क्रबिंग, और ये क्लासिफाइड है कुछ चीज़ों में, जैसे को बाई प्रोडक्ट्स होते हैं इंडस्ट्रियल एक्सट्रैक्टिव प्रोसेस का, जिसमें सेकेंडरी मटेरियल्स है जो डिराइव करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, सिंथेसाइजिंग अनदर मटेरियल और रिप्लेस करते हैं सैंड और स्क्रेप को। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, वेस्ट फाउंड्री सैंड है, कोल बॉटम ऐश है, सीमेंट क्लीन डस्ट है, वुड ऐश है। ओरियो सैंड है, यहाँ पे ओ सैंड जो है एक टाइप ऑफ प्रोसेस्ड सैंड सोर्स है, एक वो प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। क्रश और रॉक सैंड की बात करें तो ये एक क्रश करा जाता है वर्जिन रॉक्स का, जनरली ये एंगुलर होता है और यहाँ पे रफ सरफेस होता है। इसके अलावा डायोरेट, मेटामॉर्फिक, सिलस्टोन्स, ग्रानाइट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, बड़ी सारी चीज़ें होती है। रिसाइकल फाइन एग्रीगेट की बात करें तो ये बेसिकली रीप्रोसेसिंग होती है मिनरल वेस्ट मटेरियल का जो लार्जेस्ट सोर्स है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। ग्रीन परमिट्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और यहाँ पे ने एक्सटेंड करा है इस टेन्योर को ग्रीन परमिट्स का। न्यूज़ में क्या है, यहाँ पे टेन्योर जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस का है वो एक्सटेंड करा गया है।
रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है 13 यहाँ पे 13 ईयर्स की वैलिडिटी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो इन्वॉल्व करते हैं प्रोसेस करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल्स को 15 साल की वैलिडिटी के साथ। ये प्रोजेक्ट्स या एक्टिविटीज़ अदर देन माइनिंग या रिवर वैलीज प्रोजेक्ट जो है वैलिड होते हैं 10 साल के लिए। ईसी जो है माइनिंग लीज देखती है, रिव्यू करती है। माइनिंग लीज जो है ग्रांट करती है 50 ईयर्स का। ईसी जो है 30 ईयर्स का होता है। ये पहला एक मैंडेटरी है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर, जो एक्सपैंड करता है, मॉडर्नाइज करता है कोई भी एक्टिविटी या सेटअप करता है नए प्रोजेक्ट्स को, जो बेसिकली शेड्यूल 1 के अंडर है। EIA लेजिस्लेशन 2006 का ये मैंडेटरी करता है प्रोजेक्ट्स को, जैसे माइनिंग हो गया, थर्मल पावर प्लांट्स हो गया, रिवर वैलीज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया जिसमें स्मॉल इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, फाउंड्री यूनिट्स है जो बेसिकली इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को लेती है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस की बात करें तो ये एक वारंटेड होती है 39 टाइप्स के लिए, जो प्रोजेक्ट्स लिस्टेड होते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 के अंडर। से माइनिंग ऑफ मिनरल्स है, बिल्डिंग ऑफ एयरपोर्ट्स है, टाउनशिप है, इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पर इंस्टॉल होते हैं थर्मल पावर प्लांट्स। ये प्रोजेक्ट्स जो है बेसिकली इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की बात करते हैं। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स जो रिक्वायर करते हैं मैंडेटरी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सेंट्रल और सेंट्रल लेवल पे। कैटेगरी बी जो है रिव्यू करती है स्टेट लेवल को। ये बेसिकली प्रोजेक्ट्स को देखती है, क्लासीफाई करती है B1 B2 में। वाइल लैटर जो है रिक्वायर नहीं करता इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि कैरी आउट करा जाता है इन अकॉर्डेंस फॉर द क्लियरेंस टू बी ग्रांटेड। B2 कैटेगरी में सेग्रीगेट करता है, सेपरेट करता है सेट ऑफ पैरामीटर्स क्लियरेंस का। SEIA रिस्पॉन्सिबल है प्रोवाइडिंग परमिशन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस 90% से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को कंट्री में। इसमें आइडेंटिफिकेशन लोकेशन का होता है, स्क्रीनिंग होता है, कंडक्ट करता है EIA, अप्लाई करता है NOC के लिए, एप्लीकेशन होता है EC के लिए, रिव्यू करता है अप्रेजल कमेटी को, चेंजेस सजेस्ट होते हैं, एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है। ऑल्टरनेटिव फ्यूल एंड एनर्जी की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया की बात यहाँ पे करें तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नोटिफाई करा है पहला पार्ट जो ग्रीन हाइड्रोजन का, ग्रीन अमोनिया पॉलिसी का, जो इनेबल करता है प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, जिसमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया की बात करें तो ये मर्ज होता है एज अ फ्यूचर फ्यूल्स, जो रिप्लेस करता है फॉसिल फ्यूल्स को, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सस्टेनेबल होता है अलॉन्ग विथ विंड एंड सोलर एनर्जी। इसके अंदर ही ग्रीन अमोनिया जो क्लोजली लिंक्ड है ग्रीन हाइड्रोजन, एक मोस्ट एडवांटेज जीरो कार्बन फ्यूल है और फैक्टर्स है जिसमें जो लाइफ साइकिल आपका GSG की मिशन की वो कम करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कम करते हैं, बड़ी सारी चीज़ों को कम करते हैं। प्रॉपर्टीज़ जो हाइड्रोजन या अमोनिया का फ्यूल में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल्स है जिसमें वाटर है एज इट्स बाई प्रोडक्ट। अमोनिया की बात करें तो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जितने भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के। प्रोडक्शन की बात करें तो ये स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग होती है, प्रोड्यूस करती है H2 नेचुरल गैस से। बड़े सारे मेथड्स भी होते हैं जिसमें मीथेन प्रोसेस है, कोल गैसिफिकेशन है, इलेक्ट्रोसिस है वाटर का। आपको प्रोडक्शन की बात करें तो प्राइमरी यहाँ पे हेबर बोश प्रोसेस होता है, अमोनिया प्रोडक्शन होता है फ्रॉम हाइड्रोजन नाइट्रोजन, और हाई प्रेशर होता है यहाँ पे 150-300 का। एक्सट्रोथर्मिक कैटलिस्ट रिएक्शन जो होता है यहाँ पे 350 से 500 तक होता है। जब ये प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग पावर फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये एक ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, सिमिलरली बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। ब्राउन अमोनिया है, हाई कार्बन अमोनिया जो बेसिकली फॉसिल फ्यूल से यूज़ होता है। फिर ब्लू अमोनिया आपका जो यूज़ होता है कार्बन को कैप्चर करते हैं, स्टोरेज टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका अमोनिया है एग्जिस्टिंग यूजेस में फर्टिलाइज़र, रेफ्रिजरेटर हो गया, एक्सप्लोजिव हो गया, टेक्सटाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया। एक्सपैंडेड यूजेस की बात करें तो एनर्जी स्टोर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में क्रैक होप होता है, बड़ी सारी चीज़ों को यूज़ करता है। अल्कलाइन फ्यूल सेल को और डायरेक्ट करता है कम्बस्टन इंजन को। डायरेक्ट कम्बस्टन इंजन जो है यहाँ पे होता है डायरेक्टली सॉलिड ऑक्साइड में होता है और क्रैकिंग के बाद फ्यूल सेल हो जाता है, हीट ट्रांसफर होती है, फेस चेंज, अब्जॉर्प्शन, बल्क, थर्मल स्टोरेज। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है ग्रीन हाइड्रोजन या अमोनिया का एज अ फ्यूल। तो यहाँ पे एडवांटेज है कि बहुत हाई एनर्जी डेंसिटी है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है हाइड्रोकार्बन्स की, एक एफिशिएंट सोर्स है एनर्जी का, इजी अवेलेबिलिटी है, लोअर कॉस्ट पे रहता है और ये प्रोड्यूस होता है मास स्केल पे। कलरलेस और ऑडरलेस फ्यूल है, लाइट वेट में है, मल्टीपल प्रोडक्शन पाथवेज है, रिड्यूस करता है कार्बन फुटप्रिंट्स जो कि टॉक्सिक नहीं है किसी भी टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट के। डिसएडवांटेज की बात करें
तो हाई इनिशियल कॉस्ट है जो मेटल की वजह से, लाइक प्लैटिनम प्रोडक्शन में। लैक ऑफ एग्जिस्टिंग स्टोरेज है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईली फ्लेमेबल है। अमोनिया की बात करें तो फ्लेक्सिबल है, यूज़ करता है ट्रांसपोर्ट फ्यूल जो स्टोर करता है थर्मल और केमिकल एनर्जी को। लोअर कॉस्ट है जो प्रोड्यूस करती है, स्टोर करती है, डिलीवर करती है हाइड्रोजन एज NH3 और कंप्रेस कर जाते हैं क्रायोजेनिक हाइड्रोजन में। एग्जिस्टिंग सेफ स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूज़ करता है कार्बन फुटप्रिंट्स। प्रेजेंट अमोनिया प्रोडक्शन है यहाँ पे जो कंज्यूम करता है 1.8% ग्लोबल एनर्जी आउटपुट का। उसके अलावा यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी जो है हाफ है टिपिकल हाइड्रोकार्बन्स। टॉक्सिक रहता है ह्यूमंस के। रिस्क है ऑल्टरेशन जो ग्लोबल नाइट्रोजन साइकिल का है बाय ह्यूमंस, जिसकी वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। फिर आपका फीचर्स जो है ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया का, वो है मैन्युफैक्चरर्स जो है यहाँ पे। तो कनेक्टिविटी में जो जनरेशन है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो एंड में आपका, और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग एंड है उसमें ISTS है जो RE कैपेसिटी के साथ है, और वो बेसिकली पर्पस है मैन्युफैक्चरिंग का। और ये बेसिकली प्रायोरिटी के हिसाब से होगा। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अलाउड है कि वो बंकर सेटअप कर सकते हैं नियर पोर्ट्स ऑफ स्टोरेज, और ये बेसिकली एक्सपोर्ट करेगा और शिपिंग का यूज़ करेगा, स्टोरेज को यूज़ करेगा, जो बेसिकली रिस्पेक्टिव पोर्ट अथॉरिटीज़ की बात करेंगे और जो एप्लीकेबल है। फिर आपकी बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइसेंस होगा और वो बेसिकली प्रोक्योर करेगा कोई भी सप्लाई जो बेसिकली इस चीज़ों में है। और ये इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करेंगे, और स्टेट में कंसेशन भी होगा यहाँ पे प्राइसेस पे, जो कि प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पे होगा। व्हीलिंग चार्जेस या स्मॉल मार्जिन जो है स्टेट कमीशन डिफाइन करेगी। वेवर जो है इसका अगर आप देखो तो यहाँ पे जो वेवर है इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस जो है 25 साल के पीरियड के लिए होंगे जो अलाउ करेंगे मैन्युफैक्चरर के लिए। इसके अलावा जो बेनिफिट है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी जो आपका बेनिफिट है आपका रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेटर्स को, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जनरेट करेगा इंसेंटिव हाइड्रोजन अमोनियम मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस के लिए, जो कि कंजम्पशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी स्क्रीन पे कि ये जो है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक करंट है यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे आप देखो फ्यूल हाइड्रोजन में है आपका बेसिकली, और यहाँ पे नेचुरल गैस भी है जो मीथेन है CH4 जो कि रिन्यूएबल एनर्जीज में है, और उसके अलावा एयर इन है यहाँ पे। फिर आपका वाटर एंड हीट आउट है, तो ऐसे ही मैकेनिज्म है इस पर आप देख सकते हो। यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ में क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे इंडिया ने एम करा है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है। और इसके अलावा जो फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, वो प्रोपोर्शन सिस्टम है जो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह यूज़ होता है, और जो एनर्जी स्टोर होती है हाइड्रोजन में वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल चीज़ों में, और जो कि फ्यूल सेल के दौरान होती है। कन्वेंशनल इंडस्ट्रियल जो कन्वेंशनल होता है वो अलग होता है, और ये जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है इसी वजह से। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो तो कोल ये फ्यूल सेल वर्क कैसे करता है। तो मोस्ट फ्यूल सेल जो है व्हीकल एप्लीकेशन जो है वो पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल होता है। PEM फ्यूल सेल जो है इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन होता है, जो बेसिकली सैंडविच है पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट कैथोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट एनोड। हाइड्रोजन जो है इंट्रोड्यूस होता है एनोड, और ऑक्सीजन जो होता है आपका इंट्रोड्यूस होता है कैथोड में। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेक होता है प्रोटॉन्स में और इलेक्ट्रॉन्स में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है फ्यूल में, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो आप नेक्स्ट न्यूज़ देख सकते हो वो है कोल बैड मीथेन CBM। तो गवर्नमेंट ने एक्सट्रैक्ट करा इस रिन्यूएबल एनर्जी को कोल बैड मीथेन CBM, और ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोल को माइन आउट करता है। अब ये होता कैसा है, तो यहाँ पे ये एक अनकन्वेंशनल है कोल बेड मीथेन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो
आपका ये फॉर्म है नेचुरल गैस का, जो कि कोल डिपॉजिट में पाई जाती है। ठीक है, तो ये कोल मान लो जैसे कोल बहुत ज़मीन के अंदर है, ठीक है, जैसे कोल है यहाँ पे और यहाँ से मुझे निकालना, तो ये बेसिकली पाइप लगा के यहाँ से जो नेचुरल गैस है उसको निकाल के ऊपर ले जाएंगे, जो मीथेन रिलीज़ होती है इससे। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये प्रोसेस जो है ये कोलिफिकेशन बोला जाता है, जहाँ पे प्लांट ट्रांसफ़र होता है प्लांट मटेरियल से कोल में। तो ये कोल जब आपका मीथेन और जो कोल है यहाँ पे वो कन्वर्ट होता है, प्रोसेस जो अगर होता है जहाँ पे कोल जो है सैचुरेट होता है वाटर के साथ और मीथेन जो है ट्रैप होती है कोल के अंदर, उसका रिजल्ट है CBM। CBM बेसिकली यहाँ पे पावर जनरेशन के लिए बहुत यूज़ होता है, CNG ऑटो के लिए, और बेसिकली फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रियल यूज़ पे आता है, जैसे सीमेंट फैक्ट्री होगी, तो इम्पॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनने ये फॉर्मुलेट करा था CBM पॉलिसी को अंडर ऑयल फील्ड रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 1948 के अंदर, और पेट्रोलियम नेचुरल गैस रूल्स 1959 के अंदर, जो हार्नेस करती है इसका पोटेंशियल। ठीक है, इसके अलावा ये जो बेसिकली इंडिया है ये 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स है इंडिया वर्ल्ड में एज ऑफ 2020, और ये एक सिग्निफिकेंट प्रॉस्पेक्ट होल्ड करती है, जो कि एक्सप्लोरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया का कोल और CBM रिजर्व जो है पाए जाते हैं 12 स्टेट्स में, गोंदवाना सेडिमेंट से ईस्टर्न इंडिया के, और ये बल्क में होल्ड करते हैं। दामोदर कोल वैली भी है जो इम्पोर्टेंट है, और सन वैली भी है जो इसके पर्सपेक्टिव की बात करते हैं डेवलपमेंट के, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर आपका अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में रिज्यूमिनेटिंग वाटरशेड है, एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, रिवॉर्ड जिसको बोलते हैं। रिवॉर्ड 115 मिलियन प्रोजेक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, कर्नाटका, उड़ीसा और वर्ल्ड बैंक ने साइन करा है। इसमें ये 6 साल का प्रोजेक्ट है, और ये बेसिकली इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को हेल्प करता है, इंक्रीज़ करता है फार्मर्स की रेजिलियंस टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज, प्रमोट करता है हायर प्रोडक्टिविटी, बेटर इनकम्स। वाटरशेड मैनेजमेंट जो है बेसिकली इंप्लीमेंट करते हैं लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो प्रोटेक्ट करते हैं, इंप्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर और जो भी अन्य नेचुरल रिसोर्स हैं। इसके अलावा क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्री की बात करें तो इंडिया होस्ट कर रहा है, सेकेंड न्यूज़ है क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्री को। ठीक है, तो ये सीनियर ऑफिशियल हेल्ड कर रहे हैं, जिसमें एनर्जी ट्रांजिशन, क्लीन पावर जैसी चीज़ें बात करेंगे। ये हाई लेवल ग्लोबल फोरम है 29 मेंबर्स के लिए, जो प्रमोट करते हैं पॉलिसी और प्रोग्राम को थ्रू एडवांस क्लीन टेक्नोलॉजी, जो कि नॉलेज को शेयर करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, और वर्ल्ड की लीडिंग इकनॉमीज़ को या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ये एक्सप्लोरेट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, लास्ट न्यूज़ है, वो है नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि भाई यहाँ पे जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, जो इन्वर्टाइजेशन असेसमेंट मॉनिटरिंग की चीज़ें बात करते हैं, 5 साल का ड्यूरेशन है, जिसमें 1 करोड़ प्रोवाइड होगा रिसर्च के लिए और असेसमेंट के लिए। तो ये इसी यहाँ से ख़त्म होता है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कोस्टल वर्नेबिलिटी इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिसेंटली यहाँ पे इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन कोइस ने प्रिपेयर करा था इस इंडेक्स को, कोस्टल वर्नेबिलिटी इंडेक्स, जो कि इंडियन कोस्ट पे है। तो यहाँ पे इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए, ये कैरी आउट करते हैं कोस्टल वर्नेबिलिटी असेसमेंट, जो इंटायर इंडिया के लिए स्टेट लेवल पे जो एटलस को लाते हैं। मैप डिटरमाइन करते हैं कोस्टल रिस्क, जो कि फ्यूचर है आपका सी लेवल राइज, जो कि फिजिकल और जियोलॉजिकल पैरामीटर्स पे होते हैं इंडियन कोस्ट के। ये बेसिकली टाइडल रेंज, वेव हाइट, इन सबको यूज़ करते हैं जियोमॉर्फिक। और यहाँ पे जो कोस्टल मल्टी हज़ार्ड वर्नेबिलिटी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैरी आउट होते हैं डेरिवेटिव कॉम्पोजिट हज़ार्ड जोन में, जो इंडिविजुअल मतलब बेसिकली कोस्टल एरियाज़ में एक्सट्रीम फ्लडिंग की वजह से होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि ये एनहांस करते हैं रेजिलियंस अगेंस्ट कोस्टल वर्नेबिलिटीज़ को। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट जो है ICZM, तो ये नोडल एजेंसी है जो सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने इसको असिस्ट करा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशनल लेवल पे सपोर्ट करती है आपकी अप्रोप्रिएट नेशनल इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर को, जो बेसिकली गाइड और कोऑर्डिनेट करती है। स्टेट लेवल पायलट प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। स्टेट लेवल अप्रोच में
इसमें 3 पायलट है, आपका स्टेट हो गया गुजरात का, उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का। ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलप करता है, एम्पावर करता है स्टेट लेवल अथॉरिटीज़ को और अप्रोप्रिएट चीज़ों को देखता है, इन्हांस करता है कोस्टल ओशन रिसोर्स एफिशिएंसी। एनकर हो गया 2020 में अप्रूव वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव करा है इसको, और 400 मिलियन का जो मल्टी ईयर फाइनेंसिंग एनवलप है जो हेल्प करता है इंडिया को और इन्हांस करता है कोस्टल रिसोर्सेज को। और ये प्रोजेक्ट जो है कोस्टल पॉपुलेशन को भी देखता है। फिर ये इम्प्रूव करता है लाइवलीहुड जो कोस्टल कम्युनिटीज़ की हुई है। फर्स्ट फेज़ जो है 180 मिलियन का है जो इन्हांस करता है कोस्टल और ओशन रिसोर्स एफिशिएंसी को। जोग्राफिकल कवरेज में फेज़ 1 में एनकोर ने 8 कोस्टल स्टेट्स को देखे, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, आपका कर्नाटका है, ये सारे, और 3 कोस्टल यूटीज हैं, दमन दीव और ये सब। ठीक है, अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे ये जो आपकी सोसाइटी है, तो ये आप देख सकते हो, ये आपका ऑटोनॉमस बॉडी है, 1999 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है। फिर यहाँ पे आप देखो तो ये एक यूनिट भी है अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन का, और बेसिकली पॉसिबल चीज़ों को देखता है जो एडवाइजरी नेचर में होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कम्युनिटी के लिए, बेसिकली सस्टेन्ड ओशन ऑब्जर्वेशन के लिए और आपका सिस्टमेटिक फोकस रिसर्च के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो आप देख सकते हो वो भी इम्पोर्टेंट है कि आपका सब कंपोनेंट क्या है इसके। तो पहला है आपका हज़ार्ड लाइन कोस्टल सेडिमेंट मैपिंग, सेकंड आपका ये है मैपिंग ऑफ इकोलॉजिकल सेंसिटिव, और फिर आपका ये तीसरा है नेशनल लेवल कैपेसिटी बिल्डिंग, और फोर्थ है आपका नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। आपका यूएनईपी फायर रेडी फार्मूला जो वाइल्ड फायर्स के लिए होती है, तो यूएनईपी ने इसको ग्लोबल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करा एक नया फायर रेडी फार्मूला, जिसको बेसिकली ये देखता है जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं वाइल्ड फायर्स उसके लिए कि वो राइज करेगा इन फ्यूचर। तो इसमें 66% स्पेंडिंग जो है प्लानिंग में डाली गई है, और प्रिवेंट कैसे करें, प्रिपेयर कैसे हो और रिकवरी कैसे हो। जो बाकी 34% है वो रिस्पॉन्स पे है। ठीक है, तो वाइल्ड फायर क्या चीज़ होती है। वाइल्ड फायर आपको सबको जानना है कि वाइल्ड फायर एक अनयूजुअली एक्स्ट्रॉर्डनरी जब बर्निंग होती है वेजिटेशन फायर की, तो या तो वो एक्सीडेंटली हो सकती है या नेचुरल मीन्स हो सकती है, या कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस जैसे सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ में। जैसे आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया में जब वाइल्ड फायर हुई थी, या आपका अमेज़ोन के जंगलों में हुई थी, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे जो यूएनईपी की रिपोर्ट भी है वो वाइल्ड फायर को बता रही है कि इंक्रीज़ होंगे 14% बाई 2030, और यहाँ पे प्रोजेक्ट करा गया 33% जो है स्पाइक आएगा 2050 में, और 52% है 2100 में। ऑस्ट्रेलिया ने एक एक्सट्रीम वाइल्ड लाइफ इंसिडेंट ऑब्जर्व करा था जिसको ब्लैक समर बोलते हैं 2019-20 में, और वाइल्ड फायर जो है आर्टिक में भी हुई है। आर्टिक में नॉर्थ में होता है बेसिकली, जो ऊपर में होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूला भी बहुत आसान है। रिकवरी का 34% है, सॉरी 20% रिकवरी का है, रिस्पॉन्स है 34%, प्लानिंग है 1%, प्रिवेंशन है 32%, और प्रिपेयर्डनेस है 13%। जो ब्रेकअप बता रहा है 100% का कैसे ये लोग डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे ब्लॉक की बात कर लेते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फॉरेस्ट फायर क्या है, नेशनल फॉरेस्ट, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने बेसिकली डिफाइन करा है इसको, फॉरेस्ट फायर क्या होता है। तो इनक्लोज्ड और फ्रीली स्प्रेडिंग फायर जो कंज्यूम करता है नेचुरल फ्यूल्स, ये बेसिकली फायर जब बर्न होता है आउट ऑफ कंट्रोल तो वाइल्ड फायर कही जाती है। ठीक है ना, इसमें क्या क्या होता है। फॉरेस्ट फायर इंडिया में क्या है रेगुलेशन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग लीगल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होना ज़रूरी है ताकि हम इस चीज़ को प्रिवेंट करें। तो इंडिया में आपका फॉरेस्ट एक्ट है, सबको पता ही है, 1927 का, जो क्रिमिनल ऑफेंस बनाता है कि आप मतलब फायर दे रहे हो या अलाउ कर रहे हो ऐसी चीज़ें रिजर्व या प्रोटेक्टेड एरियाज़ में, फॉरेस्ट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा प्रोटेक्शन एक्ट भी 1972 का, जो प्रोहिबिट करता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फायर नहीं लगा सकते। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बोला कि ये चीज़ें गलत है, और ये इसको मॉनिटर करती है। नेशनल एक्शन प्लान जो फॉरेस्ट फायर में 2018 में फॉर्मुलेट हुआ था, जो बेसिकली मिनिमाइज़ करता है फॉरेस्ट फायर को, जिसमें प्रिवेंशन आता है, इन्वॉल्वमेंट कम्युनिटीज़ आगे, इंक्रीजिंग रेजिलेंस हो गया, सैटेलाइट यूज़ हो गया, पोस्ट फायर मैनेजमेंट हो गया।
ठीक है। फिर फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट और प्रिवेंशन स्कीम है, जो बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2017 में आई थी, जो डेडिकेटेड है इस चीज़ के लिए। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट है आपका मरीन हीट वेव। तो रिसेंटली एक्सपर्ट ने बोला है मरीन हीट वेव जो है इंडियन ओशन को डिस्टर्ब कर रही है मानसून पैटर्न के। तो ये बेसिकली सी वाटर जब टेम्परेचर राइज होता है बहुत ज़्यादा, और सीजनल के हिसाब से ज़्यादा ही राइज होता है, और थ्रेश होल्ड 5 कॉन्सिक्यूटिव डेज पे करता है, तो इसको मरीन हीट वेव्स बोला जाता है। यहाँ पे सक्सेसिव हीट वेव्स जो है 2 दिन से लेस हो सकती है देन द सेम इवेंट। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ पे जो मरीन हीट वेव का है, एवरेज टेम्परेचर जो ओशन का है उससे ज़्यादा होता है, और डेप्थ जो है 300 फीट से आपका 5 to 7 डिग्री बढ़ता है नॉर्मल से। ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस डीप वाटर में बहुत चीज़ें रिकॉर्ड करी है अक्रॉस द ऑल्टीट्यूड, बड़े सारे मरीन इकोसिस्टम भी यहाँ पे। तो ये बात आ जाती है पहले कैसे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये समर या विंटर में हो सकते हैं, बेस्ड ऑन जो डिफरेंस आते हैं टेम्परेचर में, लोकेशन में और ईयर में। तो आप जैसे तो मरीन हीट वेव जैसे वेस्टर्न इंडियन ओशन में है, यहाँ पे वीक मानसून विंड्स हो गए। मरीन हीट वेव है तो स्ट्रॉन्ग मानसून विंड है नीचे से जो आ रही है। ठीक है, यहाँ से आ रही है, फिर यहाँ से यहाँ आ रही है। तो ये आपका इंडियन ओशन की है। अगर बात करें बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल सभी को पता है इधर है बे ऑफ बंगाल एरा, और ए बी है अपना। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग विंड मानसून विंड बेग है, और ये आपका मरीन हीट वॉट वेट है, तो यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे लास्ट 50 अगर बात करें, तो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है 50% ओवर द लास्ट डेकेड, और ये बहुत सीवियर हो चुका है, और इसके बहुत इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। इंडियन ओशन में बहुत अफेक्टेड एरिया जो है वेस्टर्न पार्ट है और नॉर्थ बे ऑफ बंगाल है। ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या है मानसून पे इम्पैक्ट है कि यहाँ पे इंडियन ओशन जो है इम्पैक्ट कर रही है साउथ वेस्ट मानसून को। जो मेन रिवर बेरिंग सिस्टम है इंडियन ओशन का, वही रिड्यूस हो रहा है, मानसून कम हो रहे हैं, मतलब ख़त्म नहीं बोलूँगा, कम हो रहे हैं मानसून जो है ओवर सेंट्रल इंडिया। तो ये बड़े चक्कर की बात है। हावेवर जो अकरेंस है नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में, उसकी मतलब उसमें बारिश ज़्यादा आएगी इसके चक्कर में। ठीक है। इसी के साथ ही न्यूज़ ख़त्म होती है। ज्योग्राफी का हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे और फिर ख़त्म कर देंगे।